Good evening everyone. So in today's video I'm going to start the next topic after that topic which is dot. तो जो आपका लास्ट टॉपिक था उसमें थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और जो आपके थर्मल रेजिस्टेंस, हीट करंट थे, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए थे। अब जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। तो जो न्यू टॉपिक है आपका वो है थर्मल कन्वेक्शन। थर्मल कन्वेक्शन, ओके। तो थर्मल कन्वेक्शन मीन्स व्हाट, ये जो है दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट था थर्मल कंडक्शन। तो थर्मल कंडक्शन का मतलब था कि जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक, किसी भी बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होने के लिए मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स की हेल्प लेती है। अब जो दूसरा मेथड है उसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है। अगर किसी मीडियम में हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना है तो जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो खुद चलकर हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट नोन एज थर्मल कन्वेक्शन। अब ऐसा किन में होता है? तो ये वाला जो वे है ये होता है लिक्विड्स में। जो आपने फर्स्ट वाला पढ़ा था कंडक्शन वाला, वो मोस्टली जो है वो सॉलिड्स में होता है। ये वाला जो है ये लिक्विड्स में होता है। तो इसके लिए थर्मल कन्वेक्शन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखना है थर्मल कन्वेक्शन, और हेडिंग लिखने के बाद में आपको डिफाइन करना है क्या होता है। तो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट दैट इज इन विच देयर इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। इसको डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद ये जो है ये एक्सप्लेनेशन जो है दैट यू हैव नॉट टू राइट। ये मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या होता है। तो सपोज दैट वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड दैट इज केप्ट इन अ फ्लास्क। ऐसे एक फ्लास्क में एक लिक्विड को ले रखा है और ये जो लिक्विड है इसको जब हीट अप करना स्टार्ट करते हैं, जब इसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं बर्नर की हेल्प से, तो इसमें दो फिनोमिना होते हैं। और दो फिनोमिना में एक फिनोमिना तो है आपका बायंसी। बायंसी के बारे में आपको पता होगा। दूसरा फिनोमिना है बायंसी एंड सेकेंड इज ग्रेविटी। ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमेशा इन्वॉल्व होते हैं थर्मल कन्वेक्शन के प्रोसेस में। तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि व्हाट आर द टू फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ थर्मल कन्वेक्शन। तो उसमें आप बता देंगे कि थर्मल कन्वेक्शन में बायंसी और ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल कैसे होता है, दैट इज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दीज टू फिनोमिना। तो देखिए इसमें आपने बर्नर के कांटेक्ट में एक फ्लास्क को रखा है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड है। उस लिक्विड को जब गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है। तो आपने शायद देखा भी हो कि अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट वेसल में वाटर को बॉईल करें तो वाटर के जो बबल्स हैं वो चलते हुए आपको दिखाई देते हैं। वो बबल्स कैसे चलते हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो सिंपली वाटर के बबल्स को स्टडी करने की जगह यहाँ पर एक काम किया, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को रखा, KMnO4। एक कोई भी लिक्विड है उसकी यहाँ नीचे डेप्थ में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को इसलिए रखा है, ये कलरफुल होता है। तो जब ये गर्म होंगे क्रिस्टल्स तो ये किस डायरेक्शन में जाते हैं, तब हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसे ये दो फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं और कैसे करके जो लिक्विड्स हैं उनमें हीट का ट्रांसफर होता है। ओके, तो जब इसको देखा गया है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं इनको जब हीट मिलती है, गर्म होते हैं, तो जो भी चीज गर्म होती है वो गर्म होके एक्सपेंड होती है और लाइटर होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जब ये पार्टिकल्स लाइटर होते हैं तो ये लाइटर पार्टिकल्स जो है वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होते हैं ऐसे करके। ये इनका जो है वे है, पाथ है, इस पाथ में ये चलते हैं। तो यहाँ से ये लाइटर पार्टिकल्स आपको ये कैसे करके ना कलरफुल लाइन दिखाई देगी, सीधी ऐसे करके जाती है। और जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले जब ये लाइटर पार्टिकल्स, जो भी चीज लाइटर होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये फिनोमेना बायंसी कहलाता है। बायंसी का मतलब जो है, बायंसी मीन्स वन अपवर्ड फोर्स इज देयर, अप थ्रस्ट जो है दैट इज
वही फिनोमिना बायंसी कहलाता है। तो बायंसी वाला फिनोमिना ये वाला एरो शो कर रहा है कि क्रिस्टल्स हल्के हो गए, गर्म होके लाइटर हो जाते हैं, लाइटर होते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ से जो वाटर, जो भी लिक्विड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उस फ्री स्पेस को कवर करने के लिए, अब देखिए जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं वो वाले पार्टिकल्स को नीचे अगर फ्री स्पेस मिलेगा नीचे जाने का तो ऑब्वियसली अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जब जो भी चीज खाली जगह जो होती है उसमें ग्रेविटी अपना वर्क करने लगेगी। भाई अगर कोई सपोर्ट रखी है तो नीचे नहीं जा सकते पार्टिकल्स, अगर सपोर्ट हट जाएगी, नीचे फ्री स्पेस मिल रहा है तो वो अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको फ्री स्पेस कहाँ मिलता है, नीचे जो जगह खाली हो रही है वो पार्टिकल्स ऐसे करके नीचे इस पाथ से आते हैं। ये वाला जो है ये फिनोमिना है ग्रेविटी का। और ये जो पहला वाला फिनोमिना आपने देखा था ये फिनोमिना है बायंसी का। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रखने से क्या होता है कि ये दिखाई देता है कि दीज लाइंस आर बीइंग फॉर्म्ड, और इस डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट हो रहा पार्टिकल्स का। तो इट मीन्स क्लियर है कि जब पार्टिकल्स पहले ऐसे ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब वो पहले लाइटर हुए होंगे, और लाइटर होने से बायंसी की जो डायरेक्शन है, जो क्रिस्ट की डायरेक्शन है उसमें चलने लगते हैं, ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं इनका स्पेस लेने के लिए। तो ये फिनोमिना ग्रेविटी का कहलाता है। तो इसी तरह की बहुत सारी लाइंस बनती हैं ऐसे करके, ऐसे इधर भी बनेगी और भी लाइंस बनती हैं ऐसे करके। तो जब तक पूरा का पूरा लिक्विड कलरफुल नहीं हो जाता उससे पहले आपको ये सारी लाइंस बनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो लाइंस मैंने बनाई है ये लाइंस जो है इनका नाम है, ये कहलाती है कन्वेक्शन करंट्स। तो हो सकता है कन्वेक्शन करंट्स क्या है ये आपसे पूछा जाए। तो कन्वेक्शन करंट्स क्या है, तो कन्वेक्शन करंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द लाइटर पार्टिकल्स अंडर टेम्परेचर move upwards, and this phenomena is known as buoyancy, and the heavier particles under gravity move downwards to take the space of lighter particles. This phenomena is gravity, and with these two phenomena convection currents are formed. तो ये जो है पूरा आपका प्रोसेस जो है वो थर्मल कन्वेक्शन का है। एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिए, कन्वेक्शन क्या होता है। इसमें आपने देख ही लिया कि पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के जा रहा है और फिर उस पार्टिकल की जगह को लेने के लिए दूसरा पार्टिकल चल के आ रहा है, जबकि ऐसा आपने सॉलिड्स में नहीं देखा था। पार्टिकल अपनी जगह पे थे, बस कॉलिजन्स का हो सकता है एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। कॉलिजन्स का जो है वो एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस तक कोलाइड करते हैं, लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ते, अपना जो स्पेस जो उनकी पोजीशन है वहीं पर रहते हैं। तो थर्मल कंडक्शन में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं था, बट थर्मल कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। ये डिफरेंस है आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन में। दूसरी बात ये याद रखनी, कंडक्शन सॉलिड्स में होता है और कन्वेक्शन लिक्विड्स में। लिक्विड्स में या आप कह सकते हैं गैसेस में भी कन्वेक्शन का फिनोमिना होता है, क्योंकि गैसेस भी फ्री हैं। ये फिनोमिना हर उस जगह होगा जहाँ पर फ्री पार्टिकल्स हैं, चल सकते हैं, डेंसिटी कम है। तो ये जो है थर्मल कन्वेक्शन में आप चाहे तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन मेक द डायग्राम, आप अपने समझने के लिए डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कस करना है इसमें। और ये जो है आपका ये पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, नथिंग इज देयर। सो फर्स्टली मेक इट अंडरस्टैंड इट। अब उसके बाद हम आते हैं कुछ और चीजों पर, जैसे अब आपसे पूछे जाएंगे टाइप्स। ठीक है, तो आई एम इरेजिंग इट। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, टाइप्स। किसके टाइप्स, थर्मल कन्वेक्शन के। तो यहां मैं लिख दे रही हूं टाइप्स ऑफ थर्मल कन्वेक्शन। तो जो थर्मल कन्वेक्शन है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, और दूसरा टाइप कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड
नेचुरल कन्वेक्शन जो है आपका, उसका मतलब नेचुरली अगर कन्वेक्शन हो रहा है, नेचुरली भी होता है, नेचुरली जैसे अभी जो आपने एग्जांपल देखा था पोटेशियम परमैंगनेट वाला फ्लास्क वाला, वो नेचुरल नहीं था क्योंकि उसमें बर्नर की हेल्प से पार्टिकल्स को चलाया जा रहा था, हीट ट्रांसफर की जा रही थी। वो फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जांपल है। नेचुरल का मतलब कि कुछ ऐसा हो जिससे पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली, मतलब डिफरेंस इन डेंसिटीज शुड बी देयर। दो चीजें हैं, उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी में डिफरेंस होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। जब डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो नेचुरली अगर उन्हें किसी चीज से हीट मिल रही, नेचुरल हीट की वजह से एक पार्टिकल जिसको भी नेचुरल हीट मिली वो लाइटर होके ऊपर जाएगा, उसकी डेंसिटी कम, तो उसकी डेंसिटी कम होगी तो आसपास से जो पार्टिकल्स है उसका स्पेस लेने के लिए आएंगे, चाहे वो लिक्विड के हो, चाहे वो एयर के हो, गैस हो, तो वो नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है। तो इफ द कन्वेक्शन इज अकर्ड नेचुरली मींस इफ द डिफरेंस इन डेंसिटीज इज देयर इन द टू मीडियम, अगर उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली जो कन्वेक्शन है वो कहलाता है नेचुरल कन्वेक्शन। दूसरा टाइप का जो आपका कन्वेक्शन है दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन का मतलब कि इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स और एजेंसी, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करा दिया, जैसे कि अभी आपने बर्नर देखा था, या किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स से हीट प्रोवाइड की और उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने चलना स्टार्ट किया, तो वो आपका एग्जांपल है फोर्स्ड कन्वेक्शन का। तो ये दो टाइप के कन्वेक्शन है, नेचुरल और फोर्स्ड। दोनों टाइप के कन्वेक्शन में आपको डेफिनेशन नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें टाइप्स में बस इतना ही लिखना है। फिर आपके आते हैं एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एक्चुअली कन्वेक्शन होता कहाँ है, कहाँ पर नेचुरल या फोर्स्ड कन्वेक्शन देखने को मिलता है, दोनों के एग्जाम्पल लिखेंगे कंबाइंड। तो आप एग्जाम्पल्स में क्या करेंगे, हेडिंग लिख देंगे एग्जाम्पल्स, और वी आर राइटिंग द कंबाइंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स में आपका सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा वर्किंग ऑफ एसी। एसी मीन्स एयर कंडीशनर या फिर एयर कूलर, दोनों की जो वर्किंग होती है वो किसका एग्जाम्पल है, फोर्स्ड कन्वेक्शन का। उसमें ऐसा ही होता है, और आपने देखा होगा नॉर्मली जब एसी लगाए जाते हैं तो एसी जो है वो हाइट पे लगाए जाते हैं, ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं। उसका भी रीजन होता है, ऊपर की तरफ ही लगे होने चाहिए। और जो हीटर है, रूम हीटर, इसमें आपकी वर्किंग ऑफ रूम हीटर भी आ सकती है। जो रूम हीटर है वो नीचे की तरफ लगने चाहिए, तभी वो बेटर वर्किंग करेंगे। ऐसे ही आपने एग्जॉस्ट में भी देखा होगा ऊपर की तरफ लगा होता है। तो इन सब चीजों को लगाने का भी जो रीजन है वो साइंटिफिक रीजन है। तो जैसे एसी ये वर्क कैसे करता है, एसी कैसे रूम को ठंडा कर देता है। एसी के अंदर एक ब्लोअर होता है, एक फैन होता है जो चलता है, जिसकी हेल्प से जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो ठंडे हो जाते हैं। रीजन क्या होता है, पूरी जो वर्किंग है वो क्या होती है। तो सबसे पहले एसी जो है वो रूम में कहाँ लगा है, ऊपर की तरफ लगा है एसी। तो एसी के आसपास, क्योंकि एसी से जो निकलने वाली हवा है वो ठंडी है, तो वो जो ठंडी हवा है वो जो भी एसी के आसपास के एयर के पार्टिकल्स हैं, एसी के आसपास रूम के अंदर जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं, वो एयर के पार्टिकल्स जब उससे टकराते हैं तो वो पार्टिकल्स कोल्डर हो जाते हैं। जब कोल्डर होते हैं, जो भी चीज ठंडी होगी उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जो गर्म होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी। तो उन पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब डेंसिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली जब डेंसिटी बढ़ेगी तो अंडर ग्रेविटी दे विल फॉल डाउन, नीचे की तरफ ही आएंगे। तो जो एसी के आसपास एयर के पार्टिकल्स हैं उनको कोल्डर एयर मिलती है, और कोल्डर एयर के अंडर वो क्या होते हैं, फॉल डाउन होते हैं अंडर ग्रेविटी। जब ऊपर के ठंडे वाले पार्टिकल्स नीचे आते हैं रूम में नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ के जितने गर्म पार्टिकल्स हैं, जहां भी उनको फ्री स्पेस मिलती है, जब ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं ठंडे होकर, तो ऑब्वियसली नीचे वालों में टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा ही, भले ही वो पहले से जिस भी टेम्परेचर पर हो, लेकिन जब उनके सामने ठंडे पार्टिकल्स आएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो जो लाइटर वाले पार्टिकल्स हैं वो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी ऊपर की तरफ जाते हैं, उनका स्पेस लेते हैं, और जब उनका स्पेस लेते हैं तो वो भी ठंडे हो जाते हैं। और इस तरह से पूरा ये जो है कन्वेक्शन करंट का ही फिनोमिना बनता है, जो आपने भी पीछे कन्वेक्शन करंट्स देखी है फ्लास्क में, जस्ट लाइक दैट वहां भी यही बनता है। दिखाई नहीं देता है, इसलिए KMnO4 के क्रिस्टल्स यूज करे थे कि वो दिखाई दे, लेकिन हर एक जगह कन्वेक्शन करंट्स बनेंगी, ये नेसेसिटी है। कन्वेक्शन का फिनोमिना तभी होगा जब कन्वेक्शन करंट्स बनेंगी, एक डायरेक्शन जाने वाली दूसरी डायरेक्शन आने वाली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसी ऊपर ही लगना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी नीचे आएंगे,
अगर वो नीचे लगा हो तो नीचे वाले पार्टिकल्स ऑलरेडी नीचे हैं। क्लियर? तो इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स बनती हैं। तो इसी से जो है कुछ टाइम के बाद में पूरा जो रूम है वो ठंडा हो जाता है। और इसी तरह से एयर कूलर की भी वर्किंग है। एयर कूलर में भी आपने देखा होगा जितनी हाइट पर, अगर वो ज़्यादा मतलब हाइट पर है तो अच्छा वर्क करेगा। उसमें भी पूरा रूम तो ठंडा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जितना स्पेस को कवर कर रहा है उतने स्पेस के एयर के पार्टिकल्स को ठंडा कर देता है। रूम हीटर की वर्किंग, रूम हीटर नीचे लगा होता है, अच्छा वर्क करता है। रूम हीटर में नीचे वाले पार्टिकल्स जब गर्म होंगे तो गर्म होके उन्हें किधर जाना है, अंडर जो है वो हीट लाइटर होते हैं, और लाइटर होने से वो किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। और जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अंडर ग्रेविटी नीचे आते हैं, उनका स्पेस लेते हैं। तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रूम हीटर ब्लोअर जो है वो रूम में नीचे की तरफ ही लगे होते हैं, तो ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। क्लियर? यहाँ भी कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होती हैं, और इस तरह से जो है वो कन्वेक्शन करंट की हेल्प से, तो ये वर्किंग ऑफ एसी है आपकी, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, रूम हीटर, ये सारे किसका एग्जांपल है, फोर्स्ड कन्वेक्शन का। ठीक है, इसको आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस वर्क यू हैव टू डू वर्ड्स, ये आपको काम करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप सोच के अपने आप से जो है वो लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन जैसे इसी से आ रहा है कि अगर आपको वो करना हो किसी ग्लास टम्बलर में एक बर्फ का टुकड़ा रखा है, बर्फ आइस क्यूब्स हैं, तो आइस क्यूब्स को बॉटम की तरफ रखेंगे ग्लास के पानी को ठंडा करने के लिए, या फिर उसको सरफेस पे ही रहना चाहिए आसानी से और जल्दी? पानी जो है ग्लास का वो कब ठंडा होगा, जो आइस क्यूब्स पड़े उनको नीचे ले जाएं या उनको सरफेस पे ही छोड़ दें? इसी की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है, कन्वेक्शन करंट्स की हेल्प से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये फोर्स कन्वेक्शन के एग्जांपल आपने देखे। और जो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, वहाँ पर ऐसा ही होता है कि लोग अपने घरों में जो है इस टाइप की डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, या फिर जो उनके विंडो पेन्स होते हैं ग्लास के बने होते हैं, क्योंकि ग्लास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसी में आप कंबाइन करके ये सारे लिख देंगे। फर्स्ट तो आपको ये लिख देंगे। ठीक है, सेकंड जो आपका एग्जांपल आता है उस एग्जांपल में आप बता सकते हैं, एक ये एग्जांपल जो मैं बता रही हूँ ये नेचुरल कन्वेक्शन का है। ट्रेड विंड्स कहते हैं, ट्रेड TRAD, ट्रेड विंड्स। ये एक्चुअली एक टाइप की विंड्स हैं। जो विंड्स जो है वो कहाँ चलती है, इक्वेटर से पोल की तरफ, पोल से इक्वेटर की तरफ, ट्रेड विंड्स कहते हैं। ट्रेड विंड्स जो है वो बनती हैं, क्या रीजन होता है, कैसे बनती हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक बार देख लें। तो अर्थ का शेप आपको पता है एलिप्टिकल है। ठीक है, इसके अलावा ये वाले रीजन्स इक्वेटर्स कहलाते हैं, ये वाले रीजन्स पोल्स कहलाते हैं। सन जब सन रेज अर्थ पे इंसिडेंट होती हैं तो अर्थ के शेप की वजह से इक्वेटर्स जो है आपको पता है गर्म रीजन्स होते हैं और पोल्स बहुत ठंडे होते हैं। तो इक्वेटर्स पर जो है वो सनरेज जब इंसिडेंट होती है ज्यादा टाइम तक पड़ती है, ज्यादा देर तक पड़ती है, तो इक्वेटर वाले एयर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, गर्म। जब गर्म हो जाते हैं तो लाइटर होते हैं, लाइटर होते हैं तो किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ। जब ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो पोल से जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो इक्वेटर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज और, एक्सेस चार्ट के हिसाब से पता आपको, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन वेस्ट। तो जब एयर के पार्टिकल्स ऐसे चल रहे हैं ना, तो ऊपर का जो हेमीस्फीयर है ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। नॉर्थ वाली जो पोर्शन है ना नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ये सदर्न हेमीस्फीयर कहलाता है, नीचे साउथ वाला जो पोर्शन। तो ये जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, इस हेमीस्फीयर में जो विंड्स चलती, जो हवाएं चलती हैं, उनकी डायरेक्शन किधर होती है, कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। देखिए इधर से इधर चल रही है तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। और जो सदर्न हेमीस्फीयर है उसमें डायरेक्शन किधर होती है, तो उसमें डायरेक्शन होती है साउथ से वेस्ट की तरफ। क्लियर? तो एक तरह के ट्रेड विंड्स जो है वो फॉर्म हो जाती है। और ये ट्रेड विंड्स जो है एक टॉपिक में यहाँ एक्स्ट्रा है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। एक बिल्कुल नया टॉपिक जो है, मैंने एक फिजिक्स में बिल्कुल नया वर्ड सुना है। एक्चुअली हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो, उस वर्ड को मैंने देखा, वो था कोरियोलिस फोर्स। तो मैंने ये सोचा कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज दिस। कोरियोलिस फोर्स के नाम से कोई फोर्स नहीं सुना है। तो कभी कभी होता है ना, कुछ टॉपिक्स बहुत इजी लगते हैं, ऐसा लगता है पढ़ना बहुत आसान है, बहुत उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत हिडन टॉपिक्स छुपे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चल पाता है।
तो कहते हैं ना ये विंड्स जो अर्थ के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसके हिसाब से जो ये विंड्स है ना ये ऐसे करके मूव करती हैं। तो इन विंड्स के जो चलने की डायरेक्शन है उसको कहते हैं ना कि सम फोर्स इज एक्टिंग देयर, एक स्यूडो फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये विंड्स चल रही है, और उस फोर्स को बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स। तो एक नया वर्ड, एक नया टर्म आ रहा है, यहाँ तो नहीं है फिलहाल, लेकिन याद रखिएगा है इसी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? ट्रेड विंड्स से। ओके, तो ट्रेड विंड्स में आपको क्या बताया मैंने कि अर्थ का शेप ऐसा है, इक्वेटर्स जल्दी गर्म होते हैं, ऊपर चलती है हवा उनसे, पोल से इक्वेटर की तरफ जाने लगती है एयर, और उसकी डायरेक्शन जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें कैसी होती है? नॉर्थ ईस्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट। मेक द डायग्राम। अब आपको कुछ चीजें मुझे और बतानी है, और उन कुछ चीजों में फर्स्ट नोटेड डाउन, नेचुरल कन्वेक्शन के ही ज्यादा एग्जांपल हैं, क्योंकि जो पोस्ट था उनमें एक ही में सारे सम अप कर दिए हैं। देखिए, एक तो ट्रेड विंड्स आपको समझ में आया, दूसरा आपको पढ़ना है यहाँ पर लैंड एंड सी ब्रीजेस, ये भी नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है। लैंड एंड सी ब्रीजेस, ये भी हवाओं के लिए यूज किया जाता है। लैंड से सी की तरफ और सी से लैंड की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो लैंड एंड सी ब्रीजेस कहलाती है। देखिए, ये कहते हैं स्पेसिफिक हीट जो है वो वाटर की सॉइल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब वाटर जो है ना वो गर्म होने में भी टाइम लेगा और ठंडा होने में भी टाइम लेगा, जबकि सॉइल या अर्थ रॉक उसके कंपैरिजन में जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। तो दिन के टाइम जब सनलाइट आती है तो जो लैंड वाला पोर्शन होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, वाटर वाला जो ओशियंस के ऊपर का जो पोर्शन होता है, रिवर के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो उतना गर्म नहीं होता है। तो जो लैंड के ऊपर का पोर्शन होता है, जो जमीन वाला पोर्शन है वो ज्यादा गर्म है, और जो पानी वाला पोर्शन है वो कम गर्म है। मान लीजिए आप किसी रिवर के पास में खड़े हैं, तो जो जमीन जहां पर आप खड़े वहां वाला पोर्शन जब ज्यादा गर्म होगा तो वहां के एयर के पार्टिकल्स लाइटर होके ऊपर की तरफ जाते हैं। जब वो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिवर वाले पोर्शन से वाटर के ऊपर के पार्टिकल्स उस स्पेस को कवर करने के लिए जाते हैं। तो पार्टिकल कहाँ से चल के जा रहे हैं? वाटर से। कहाँ जा रहे हैं? लैंड की तरफ। तो ये जो है आपका कहलाता है सी ब्रीज। देखिए, याद रखिएगा, ब्रीज, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज किसके नाम से बताना है? जहां से पार्टिकल चल के जाते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई ना, सी के ऊपर के एयर के पार्टिकल्स लैंड की तरफ जा रहे हैं, तो सी से चल रहे हैं ना, तो दिन के टाइम ये कहलाता है सी ब्रीज। एक ठंडी हवा, अगर आप रिवर के पास में या सी के पास में खड़े होते हैं तो आपको ठंडी हवा लगती है। उसका रीजन क्या होता है कि सी के ऊपर के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो लैंड की तरफ आते हैं, ऑब्वियसली वो ठंडे होते हैं, तो इसलिए वो सी ब्रीज कहलाता है। जो नाइट टाइम होता है, ये डे टाइम की बात है, नाइट टाइम जो होता है उसमें जो सॉइल है वो जल्दी ठंडी हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो सॉइल जब जल्दी ठंडी हो जाती है, वाटर के पार्टिकल्स जो है वो गर्म है, वो ऊपर की तरफ चलते हैं, तो लैंड से सी की तरफ एक विंड ब्लो होती है। तो लैंड से सी की तरफ जा रही है, इसलिए उसका नाम होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ये भी नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है। उसके अलावा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है मॉनसून्स। मॉनसून्स जो होते हैं वो समर सीजन में मॉनसून्स कहते हैं ना, आना स्टार्ट हो गए। तो मॉनसून्स का जो रीजन है वो भी यही होता है कि आपको पता है कि जो ओशियंस, इंडियन ओशियन वाला जो पोर्शन है, ओशियंस के आसपास वाला पोर्शन, दूसरा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब वो वाला रीजन जो लैंड वाला पोर्शन है, दूसरा जो ओशियंस वाला पोर्शन है, उनमें अब फिर से कंपेयर करें तो ओशियंस वाले पोर्शन में स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा गर्म होते हैं। तो वहां से दिन के टाइम, अगर डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स जल्दी गर्म हो जाएंगे, और जो वाटर है उसके पार्टिकल्स देर में गर्म होते हैं। तो सॉइल के जो गर्म पार्टिकल्स हैं वो जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो किधर जाते हैं? वाटर की सरफेस की तरफ। तो जब वो वाटर की सरफेस की तरफ जाते हैं तो वाटर की ऊपर वाली सरफेस से उनको मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर लेडन एयर हो जाती है, मॉइस्चर उसके साथ में आ जाता है। जब उसके साथ में मॉइस्चर आ जाता है, वैसे तो वो हल्की होकर आई थी, लैंड के ऊपर थी, इसका मतलब हल्की थी, जब वो ओशन की तरफ आती है तो उसको मॉइस्चर मिलता है। जब मॉइस्चर मिलता है तो वो थोड़ी सी डेंस हो जाती है, जब वो डेंस होती है तो देन अगेन इट कम्स बैक टूवर्ड्स द लैंड। जब वो लैंड की तरफ दोबारा आना शुरू करती है, वो रीजन उतना पास नहीं है, जैसे अभी एग्जांपल था रिवर वाला और लैंड वाला, वो बहुत दूर दूर है इंडियन ओशियंस
और एक वो वाला रीजन जो लैंड वाला है, सब कॉन्टिनेंट वाला। तो जब ओशियंस के ऊपर से मॉइस्चर वाली एयर चलना स्टार्ट करती है लैंड की तरफ, तो जो उस पोर्शन में रास्ते में जो भी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो टकराती है, जैसे कि हो सकता है माउंटेन्स हो, रॉक्स हो, जो भी हैं, जब वो उनसे टकराती है एयर, तो वो टकराने के बाद में काफी ज्यादा हाइट कवर कर लेती, बहुत ऊंचाई तक चली जाती। जब जितनी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी तो उस ऊंचाई की वजह से क्या होता है, वहां पर प्रेशर कम होगा और वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। वो कंडेंस होती है तो उसी की वजह से जो हैवी रेनफॉल है वो स्टार्ट होती है। तो आपका लास्ट जो है मॉनसून्स वाला जो एग्जांपल है, दैट इज आल्सो कमिंग इन नेचुरल कन्वेक्शन। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में एक एग्जांपल था, नेचुरल कन्वेक्शन में आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जिसमें कि आपका ट्रेड विंड्स है, लैंड एंड सी ब्रीजेस है और मॉनसून्स है। इतना आपको नोट कर लेना है। फिर एक टॉपिक लास्ट में जाता है रेडिएशन। रेडिएशन वाले टॉपिक में बस आपको रेडिएशन क्या है इसको डिस्क्राइब करना है, पहले आप इतना नोट करेंगे और उसके बाद आप नोट कर लेंगे थर्मल रेडिएशन। बस फिनोमेना आपको लिखना है, नथिंग इज देयर। थर्मल रेडिएशन, नोट इट डाउन। थर्मल रेडिएशन का जो फिनोमेना है, इसमें क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफर होता है, दैट नीड्स नो मीडियम, उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हीट सोर्स से और उस बॉडी तक पहुंच जाती है जहां तक उसको पहुंचाना है। तो सोर्स टू टारगेट डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन के एग्जांपल्स में आप बता सकते हैं सनलाइट, क्योंकि सनलाइट सन से चलकर आती है और सन के आसपास कोई मीडियम नहीं है, तो सनलाइट सन से डायरेक्ट अर्थ पर बिना किसी मीडियम की हेल्प के ट्रैवल कर सकती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल रेडिएशन। उसके अलावा जब इफ यू आर सिटिंग नियर द फायर तो वी फील हॉट, उसका जो रीजन है दैट इज ऑल्सो, उसमें जो है एक तो रीजन हो सकता है आपका कन्वेक्शन का, क्योंकि कन्वेक्शन में पार्टिकल्स, क्योंकि बीच में जो मीडियम है वो एयर है, तो एयर के थ्रू पार्टिकल्स चलकर आते हैं। और एक उसका एग्जांपल जो है रेडिएशन में ऑल्सो भी देयर, क्योंकि रेडिएशन की वजह से फायर से डायरेक्ट जो हीट है वो बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो सकती है बिना किसी मीडियम के पार्टिकल की हेल्प लिए। तो इतना जो है आपका पोर्शन इस चैप्टर में था, जो आपका चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें आपको सिर्फ इतना ही स्टडी करना है, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड नाउ वी कांट से क्लियरली अबाउट द एग्जाम्स कि एग्जाम्स कब होने हैं, और UT3 जो एग्जाम है अगर उस तक का सिलेबस हो तो ओनली दीज 3 चैप्टर्स आर देयर इन द सिलेबस ऑफ UT3. So you have to prepare these 3 chapters. If some change will be there, then it will be informed. Okay. उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर आफ्टर दिस, वो जो चैप्टर होगा आपका वो थर्मोडायनामिक्स होगा। तो यहाँ तक आपको सबसे पहले वर्क कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद थर्मोडायनामिक्स को न्यू टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नोट इट डाउन। थैंक यू।